वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट टुडे एंड टुमारो में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लास्ट 3 दिन जो मार्केट के थे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन 3 दिन के लिए मैं वीडियोस आपके सामने नहीं डाल पाया। उसका एक स्पेसिफिक रीज़न था, शायद आपने आगे देखा होगा, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। और अब वापस हमारा ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेंगे और रेगुलर मैं वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ और रेगुलर ही मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा, ऐसी मेरी कोशिश है, ताकि कोई भी डे आपको जो है मार्केट में जो ट्रेंड है वो आप मिस ना करें। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे मार्केट इंडाइसेस से। तो इंडाइसेस में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 की। तो अगर इसकी ओपन की बात की जाए तो ये 9422 पे ओपन हुआ था और इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग है वो 9490 पे थी। तो ये दिखा रहा है कि मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ और इसका आज जो लो है वो 9376 का। तो मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद में इसने एक लो भी बनाया 9376 का, बट जैसा कि 9400 पे एक अच्छा सपोर्ट था, तो सपोर्ट से उसको बहुत अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला हमको और बहुत मार्केट तेज हुआ और 9598 का हमको हाई देखने मिला और क्लोजिंग बेसिस पे 9580 के ऊपर में मार्केट बंद हुई है 0.95% के चेंज के साथ में। और ओवरऑल मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो तेज़ी में कंट्रीब्यूशन है वो रही है निफ्टी नेक्स्ट 50 की। इसमें 2.5% की हमको लगभग तेज़ी देखने मिल रही है और ओवरऑल मार्केट में 1% के आसपास की हमको तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कि ये दिखा रहा है कि ओवरऑल जो ये तेज़ी है वो ओवरऑल मार्केट से ही आई है। सारा मार्केट, पूरे मार्केट में हमको हर जगह अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली है। बाकी हम डिस्कस करेंगे सेक्टर वाइज किन स्टॉक्स में या किन सेक्टर्स में हमको देखने के लिए बाइंग देखने के लिए मिली और आगे का ट्रेंड कैसा रह सकता है। तो सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी 0.66, ऑटो सेक्टर 1.74, फाइनेंशियल्स 1.07, एफएमसीजी 2.97, आईटी नेगेटिव 0.13, मीडिया नेगेटिव 0.04, मेटल्स 1.92, फार्मा 3.21, पीएसयू 0.61, प्राइवेट बैंक 0.74, रियल्टी 1.28। तो अगर हम तेज़ी कहें तो सबसे ज़्यादा तेज़ी हुई है रियल्टी में, नंबर 1। फिर इसमें सेकंड कंट्रीब्यूटर रहा है फार्मा सेक्टर और थर्ड सेक्टर रहा है एफएमसीजी। इन 3 सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त हमको तेज़ी देखने के लिए मिल रही है और ये कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो कि बहुत फ्लैट ट्रेड कर रहे थे पूरे महीने और लास्ट के 2-3 दिनों में हमको इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिली है। और बाकी सेक्टर्स की बात करें तो इसमें अगर हम देखें बैंक और फाइनेंशियल्स, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस इसमें फ्राइडे को नहीं दिखाई है। पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स ने भी बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई है और मार्केट ऑलरेडी 9600 पे है। और 2-4 दिनों में जो हमको वेडनेसडे थर्सडे को देखने मिला वो सबसे ज़्यादा जो तेज़ी है वो हमको फाइनेंशियल्स और बैंकिंग में देखने मिली और फ्राइडे को लेकिन वो थोड़ी लूज आउट होती हुई हमको दिख रही है। तो अभी हमको सबसे ज़्यादा जो स्टडी करनी होगी वो बैंक निफ्टी के बारे में भी स्टडी करनी होगी, क्योंकि बैंक निफ्टी का 45% का कंट्रीब्यूशन है निफ्टी में, तो एक बहुत बड़ा वो रोल प्ले करेगा निफ्टी को और पुश करने में। तो हमें निफ्टी के जो रेजिस्टेंस लेवल्स है उसके बारे में भी स्टडी करनी होगी कि क्या रेजिस्टेंस लेवल है, क्या मार्केट जा सकती है, क्या सेंटीमेंट है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पहले निफ्टी का चार्ट और फिर उसके बाद बैंक निफ्टी का चार्ट भी हम देखेंगे और उससे समझेंगे कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। तो आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि मैंने जब लास्ट डिस्कशन किया था तो पैरेलल फॉलिंग चैनल में एक लगभग ये ट्रेंड बन रहा था और मैंने कहा था कि हो सकता है कि ये जो लेवल है यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिले और यहाँ से ये नीचे भी आ सकता है, लेकिन इसने एक सपोर्ट ले लिया नीचे में और फिर अगर हम देखें तो इसने ये चैनल ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में 3 इसने कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बनाए हैं। और अगर हम इसके लो की बात करें इस कैंडल के, तो ये प्रीवियस लो को इसने ब्रेक नहीं किया, जो कि क्लियरली एक अच्छा बुलिश इंडिकेशन है। और हम देखें तो हर दिन जो है उसने हायर हाईज ही बनाए और हर दिन प्रीवियस हाई से ऊपर ही इसने क्लोज किया है। और इसकी क्लोजिंग बेसिस की बात करें तो ये जो ऊपर की 2 कैंडल्स हैं ये लगभग, मैं कहूँ तो इसकी जो क्लोजिंग है वो इन 2 कैंडल के ऊपर ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बुलिशनेस जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ और जाता है तो मुझे अब ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत अच्छा लेवल जो है वो अचीव कर सकता है। तो पहला जो रेजिस्टेंस इसका रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, जो ये गैप है, ये गैप जब फुलफिल करेगा तो
740 के एक अच्छा रेजिस्टेंस भी यहाँ देखने के लिए मिलेगा इसको, और गैप फिल करता है तो वहाँ पे गैप फिल होने के बाद में हो सकता है कि वहाँ से नीचे हमको देखने को मिले। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मार्केट तेज़ रहता है तो मार्केट का जो पहला टारगेट रहेगा वो 9700 के आसपास का रहेगा, जो कि यहाँ से लगभग 120 पॉइंट ऊपर ही है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। तो इजीली ये जो लेवल है अचीवेबल है और बहुत आसानी से ये लेवल मुझे लगता है कि आ सकते हैं। लेकिन जो चीज़ देखने के लिए होगी कि 9700 के ऊपर ये क्लोजिंग करता है कि नहीं। अगर 9700 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली हमको एक और नेक्स्ट डे जो है वो ग्रीन कैंडल देखने मिल सकती है और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे अगर 9700 के नीचे ये क्लोज होता है तो फिर हमें नेक्स्ट डे देखना होगा कि किस तरह से ओपन इंटरेस्ट है जो बिल्टअप हो रहा है और किस तरह से स्टॉक्स में ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा है, किस तरह से बाकी जो इंडाइसेस है उनमें ट्रेड हो रहा है। उसके बाद ही हम आगे डिसाइड करेंगे कि आगे का क्या रहेगा। लेकिन इमीडिएटली ऊपर के लेवल में अगर बात करूं तो 9700 का लेवल मुझे दिखाई देता है, और नीचे की बात करूं तो जो मेरा ये जो बॉक्स है ये अब बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाएगा, जो कि लगभग मुझे लगता है 9450 के आसपास आता है। तो 130 पॉइंट नीचे है यहाँ से, तो 120 पॉइंट ऊपर और 130 पॉइंट नीचे तक का सपोर्ट है, और ऊपर में 120 तक का हमको रेजिस्टेंस भी देखने के लिए मिलेगा। तो 9700 और 9450 इस रेंज में मुझे लगता है कि कल के डेट में हमको ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। अगर 9450 आता है मुझे लगता है कि वहाँ से वापस बाउंस बैक मिलेगा और ऊपर की तरफ मार्केट आना चाहिए। और अगर वहाँ से बाउंस नहीं मिलता है तो हो सकता है थोड़ा सा स्लिप करे, लेकिन ऐसा मुझे अंदेशा नहीं लग रहा है। बाकी हम जब ओपन इंटरेस्ट स्टडी करेंगे तो हम वहाँ से और अच्छा लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे देखने के लिए मिल रहा है वो 9450 से लेकर 9700 का जो जोन है अभी इसमें ट्रेड हो सकता है कि मार्केट फ्लैट भी ट्रेड करे, हो सकता है 2-3 दिन मार्केट कंसोलिडेट करे और उसके बाद ऊपर जाए। तो जो रेंज बन गई है वो रेंज मुझे ऐसा लगता है 9450 और 700 के बीच की अभी ये रेंज बनेगी और इसमें हमको ट्रेड मिलेगा। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है 19,297 के आसपास है, जो कि लगभग 19,300 के आसपास आती है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन में खड़ा हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि 20,000 का जो जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि इसी लेवल पे या इसी जगह से मैं कहूँ तो बार बार हमको जो है गिरावट देखने को मिली है, बार बार हमको यहाँ से जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो 20,000 का जो लेवल है, अब जो 19,300 से 20,000 का लेवल बना है ये एक प्रॉफिट बुकिंग जोन बना है। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने मिलेगी तो निफ्टी में भी हमको ऑब्वियसली डाउन साइड हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो जो मैंने रेंज बताई है 9,700 से 9,450 की, तो उसमें हमको ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर एक बार 20,000 का लेवल ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में तो इमीडिएटली हमको जो टारगेट देखने में मिलेगा लगभग आप 21,000 का पकड़ सकते हो, जो टॉप है ये इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा और ये अटेम्प्ट मुझे लगता है कि 21,000 के लेवल्स हमको दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा तेज़ी तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल अगर सेंटीमेंट्स की हम बात करें, ओवरऑल सेंटीमेंट्स जो है वो वीक ही है, तो बहुत ज़्यादा इसमें हमको तेज़ी देखने के लिए नहीं मिलेगी। जो अभी हाल फिलहाल में हुई है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले दिन जो तेज़ी बनी थी वो एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग थी, मैं उसे बाइंग तो बिल्कुल भी जज नहीं करूँगा। और उसके बाद नेक्स्ट डे हुई है तो वो भी मैं फॉलो अप कह सकता हूँ कि जो शॉर्ट्स कवर हुए हैं उनके हिसाब से और भी लोग जो है वो फियर में आके उन्होंने भी अपनी शॉर्ट्स कवर कर ली है। लेकिन जो फ्राइडे की तेज़ी बनी है वो मुझे बहुत ज़्यादा खास नहीं लग रही है, क्योंकि उस दिन बैंक निफ्टी के कारण मार्केट ऊपर में नहीं रहा है, बहुत नॉमिनल बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सेक्टर ने सपोर्ट दिया है। तो वो मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि वहाँ पे वीकनेस जो है वो थोड़ी सी इंडिकेट कर रही है मुझे, और अब जो इसका जो मोमेंटम था वो कहीं ना कहीं लूज़ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो 20,000 का एक जो रेजिस्टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि 20,000 आने के बाद में एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए किसी की भी, अगर बैंक्स में होल्डिंग है तो वहाँ पे हमारा अगर नीचे के लेवल पे है तो एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए 20,000 पे, और वेट करना चाहिए एक बार 20,000 ब्रेक होने का। 20,000 ब्रेक होने के बाद में 21,000 का लेवल हमको देखने मिलेगा इमीडिएटली, और 21,000 अगर क्रॉस करता है तो और भी हायर लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट डे के वीडियो में। तो फिलहाल हमको जो ट्रेड करना है वो 19,300 से लेकर 20,000 के बीच में ट्रेड रह सकता है बैंक निफ्टी में। 20,000 के लेवल पे हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और निफ्टी जो ट्रेड करेगा वो 9,450 से 9,700 के बीच में ट्रेड करेगा। बात करें अगर हम ओपन इंटरेस्ट की, तो ओपन इंटरेस्ट जो हमारा क्लोजिंग लेवल है वो क्लोजिंग लेवल है 9,600 के आसपास का, जो कि यहाँ आता है। तो इसके नीचे अगर हम बात करें तो हमें मेजरली पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, और इसके ऊपर की बात करें तो हमें कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। 9,500 के लेवल पे हम देख सकते हैं कि कॉल राइटिंग अच्छी खासी हमको देखने मिल रही है, और पुट राइटिंग भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। और नीचे के लेवल की बात करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ
पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, रैदर हमें 9300 के लेवल पर कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, 9400 के लेवल पर कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट ने 9400 के ऊपर में बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। 9500 पे भी पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी है, तो इसने यहाँ पे भी अच्छा सपोर्ट बनाया है। लेकिन पुट राइटिंग के साथ साथ कॉल राइटिंग भी है, तो हमें ये भी देखना है कि जो यहाँ का लेवल है वो कितना सस्टेन करता है। तो मैंने जैसे बताया आपको कि 9450 से 9700 का लेवल रहता है। अगर मार्केट 9500 के नीचे खसकता है तो यहाँ पे जो कॉल अनवाइंडिंग है वो हमको देखने के लिए मिल सकती है। रैदर नीचे हमको वापस पुट राइटिंग जो है वो और ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो जिससे क्या होगा कि मार्केट वापस ऊपर की तरफ पुश होगा और हमको एक बाउंस बैक देखने मिलेगा अपसाइड के लिए। और ऊपर में हम अगर कॉल राइटिंग की बात करें तो कॉल राइटिंग हम 10,000 तक देख सकते हैं। कोई मेजर कॉल राइटिंग हमको देखने नहीं मिल रही है। 9700 पे हमको 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की देखने को मिल रही है, जो कि मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। इसीलिए हमको इस लेवल पे एक अच्छी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। बाकी जो लेवल्स अगर आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर हम ओवरऑल बात करें, ओवरऑल अगर क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखें तो बहुत अच्छी पुट राइटिंग नीचे के लेवल्स पे हमको देखने मिल रही है। और ऊपर में हमें लेकिन काफ़ी माने इनसिग्निफिकेंट अगर हम पुट कॉल रेशियो कहें तो बहुत कम है, जो कि सिग्निफाई कर रहा है कि मार्केट में जो तेज़ी है वो बनी रह सकती है। 9500 के लेवल पर क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में कॉल्स की कॉल राइटिंग ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पुट राइटिंग। और नीचे के लेवल पे बात करें तो कॉल राइटिंग हमको 9400 पे देखने मिल रही है, 300 पे देखने मिल रही है, 200 पे भी देखने मिल रही है। और पुट राइटिंग की बात करें तो 9600 के लेवल पे हमें हल्की सी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, जो कि बहुत इनसिग्निफिकेंट है। तो ऊपर के लेवल्स की अगर मैं बात करूँ 9600 के ऊपर के लेवल की, तो हमको रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। लेकिन नीचे के लेवल्स पे बात करूँ तो बहुत हेवी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 9200 पे क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट जो 2 मिलियन के आसपास पहुंच चुका है। 9000 के लेवल पे ऑलमोस्ट 1.9 मिलियन के आसपास हमको क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। अगर हम 9400 की बात करें तो 9400 पे भी हमें 1.5 मिलियन की जो है पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे बना के बैठा है। जब भी यहाँ के लेवल्स आएंगे तो यहाँ से हमें शार्प बाउंस बैक देखने को मिलेगा और वापस मार्केट ऊपर की तरफ पुश होगा। तो जैसा मेरा अनुमान था, मार्केट 9450 से मार्केट 9700 के बीच में रह सकता है। तो ये जो लेवल्स है यहाँ पे हमको देखने मिल सकता है। तो अभी इस सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो हमारी स्ट्रेटेजी सिंपल होनी चाहिए। अगर मार्केट खुलते ही 9700 के पास जाता है, हमें हमारा प्रॉफिट बुक करना है। हमें मार्केट को और ऊपर जाने के लिए वेट नहीं करना, हमें 9700 पे इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करना है। और अगर मार्केट खुलते ही नीचे की तरफ आता है मार्केट, तो पहले हमें 9450 का लेवल देखना है कि वो टूटता है कि नहीं टूटता है। अगर वहाँ से रिवर्सल हमको देखने मिलता है तभी हम वहाँ पे बाइंग करेंगे, वरना हम और नीचे के लेवल्स के लिए वेट कर सकते हैं। लेकिन ये कंफर्म है कि मार्केट जब भी नीचे आएगा तो वहाँ से शार्प बाउंस बैक हमको देखने के लिए मिलेगा। और शार्प बाउंस बैक जब देखने मिलेगा तो ऑब्वियसली रिवर्सल होते ही हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। और मार्केट जब 9700 के आसपास आएगा तो हमें प्रॉफिट बुक करना होगा। बाकी जिस तरह से मार्केट मूव करेगा हम मार्केट के साथ साथ मूव करेंगे। और ये हम किस तरह से करेंगे, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो कर लीजिए। मैं वहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट का जो ट्रेंड है, किस तरह से मार्केट जा रहा है, हमें क्या करना है, वो लाइव स्ट्रैटेजीज लाइव डिस्कशन हम कर रहे हैं वहाँ पे। तो आप वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है कल के लिए किस तरह तैयारी करनी है वो मैं आपको दे ही रहा हूँ। तो अब बाकी जो डिटेल्स हैं वो हम DIA FIIs की एक्टिविटीज से समझेंगे कि इनका रुख जो है, इनका जो मूड है वो किस तरफ है। तो चलिए अब उसकी तरफ चलते हैं। FII-DIs की अगर बात करें तो हम FII-DIs में देख सकते हैं कि उन्होंने FIIs ने पहले क्या किया है, 25,400 करोड़ का माल बाई किया है और 23,900 करोड़ का सेल किया है। 9,000 में 1460 करोड़ का उन्होंने नेट बाई किया है। ये जो बाई और सेल का फिगर है ये अपने आप में बहुत बड़ी वॉल्यूम है। इतनी बड़ी वॉल्यूम हमें काफ़ी दिनों से देखने के लिए नहीं मिली है। तो मुझे लगता है कि इसमें मेजर शिफ्ट ऑफ जो मनी है वो हुआ है। बहुत बड़े स्टॉक्स में से या बहुत सारे स्टॉक्स में से पैसा निकाला गया है और बहुत सारे स्टॉक्स में पैसा डाला गया है। तो जो पैसा है वो पैसा शिफ्ट हुआ है, वो हमें यहाँ पे क्लियरली देखने के लिए मिल रहा है कि एक स्टॉक से निकल के दूसरे स्टॉक्स में मिला है। ये हमें जो है वो बल्क डील्स में या कहीं ना कहीं जो प्राइस मूवमेंट हुआ है कि कुछ स्टॉक्स में या वॉल्यूम जो है ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गए हैं, वहाँ पे हमें ज़रूर ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि ये बहुत अनयूजुअल चीज़ है, ये रोज़ रोज़ नहीं होती है। देखिए नेट फिगर देखना बहुत ईजी है, 1400 करोड़ की बाइंग करिए ये सब देखते हैं, लेकिन
जिस वॉल्यूम में बाई और सेल हुआ है, ये अगर हम देखेंगे तभी हमें असल में पता चलेगा कि जो मूवमेंट है मार्केट का या जो मोमेंटम है वो क्या बिल्डअप हो रहा है। और ये देख के हमें लग रहा है कि जो मार्केट का मोमेंटम है वो बहुत अच्छा बिल्डअप हुआ है, मार्केट में वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और जो मार्केट ट्रेंडिंग है वो एक ट्रेंडिंग फेस में रहेगा। जो मार्केट ने अप ट्रेंड पकड़ा है वो हो सकता है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू रहे। अगर हम DIS की बात करें, DIS ने 8,144 करोड़ का बाई किया है और 7,177 करोड़ का सेल किया। नेट में 967.43 करोड़ का इन्होंने भी बाई किया है। अगर हम FIIs के फ्यूचर ऑप्शंस की डेटा की बात करें तो इन्होंने लगभग फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर में 7,624 करोड़ का बाई किया है, 7,978 करोड़ का सेल किया है। तो नेट में यहाँ पे इन्होंने जो है वो सेलिंग करी है, लगभग मैं कहूँ तो 350 करोड़ के आसपास की इन्होंने सेलिंग करी है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो 4,49,000 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी है और 4,37,000 करोड़ की इन्होंने सेलिंग करी है। तो नेट में इन्होंने 2,000 करोड़ 2,500 करोड़ के आसपास इन्होंने बाइंग करी है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 28,704 करोड़ की इन्होंने सेलिंग करी है और बाइंग करी है और सेल किया है 26,581 करोड़ का। तो लगभग यहाँ पे भी इन्होंने 2,000 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है। स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे 1,584 करोड़ की बाई करी है और 1,640 करोड़ की इन्होंने सेल करी है। तो यहाँ पे बहुत ही छोटा है, मैं कहूँगा लगभग 40 करोड़ के आसपास की या 40 या 50 करोड़ के आसपास की इन्होंने सेलिंग करी है। लेकिन जो इंडेक्स ऑप्शंस और फ्यूचर ऑप्शन से स्टॉक फ्यूचर से जो डेटा मिल रहा है ये बहुत ही बड़ा है, सिग्निफिकेंट अमाउंट है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि नेट अगर बाइंग हमको देखने मिल रही है तो मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है और हमको जो है मार्केट ऊपर के साइड में मिल सकता है। तो अगर हम बल्क डील्स की बात करें तो हमने देखा था कि FIIs ने बहुत ज़बरदस्त बाइंग करी है और बहुत ज़बरदस्त सेलिंग करी है और बहुत क्वांटिटी में करी है। तो आप देख सकते हैं कि जो आज की बाइंग है और सेलिंग है, यहाँ पे सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो ब्लैक रॉक एडवाइजर्स का आ रहा है और उन्होंने ही सबसे ज़्यादा उस दिन FIIs की एक्टिविटी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा बाई और सेल उन्होंने किया है। साथ में इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज एशिया PTE लिमिटेड, जो कि मुझे सिंगापुर की कंपनी लग रही है, इन्होंने बहुत बाई और सेल किया है। इन दो कंपनी के बीच में बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस हमको देखने मिलेंगे। तो हम देख सकते हैं अशोक लेलैंड में इन्होंने बाई सेल किया है, बायोकॉन में इन्होंने बड़ी क्वांटिटी में बाई और सेल किया है, बायोकॉन में इन्होंने किया है, इक्विटास में किया है, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइज़र में किया है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में IGL में इन्होंने किया है, जुबिलियंट फूड वर्क्स में इन्होंने हैंड चेंज किया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, NCC लिमिटेड, PTC लिमिटेड, सेंट गोबेन, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा पावर, कर्नाटका बैंक, टोरेंट फार्मा, ये सारे जो स्टॉक्स है इनको हमको स्टडी करना पड़ेगा कि इनमें जो बाय और सेल हुआ है वो क्या कारणों से हुआ है, ब्लैक रॉक ने क्यों बेचा है और जिन्होंने खरीदा है उन्होंने क्यों खरीदा है। अगर ये जो चीज़ है, ये ट्रांजैक्शंस को हमको स्टडी करने से क्या पता चलेगा, हमें सिर्फ यही पता चलेगा कि ब्लैक रॉक ने क्यों एग्जिट किया और जिन्होंने बाय किया उन्होंने क्यों बाय किया। तो जो सेलर है वो ज़्यादा हावी पड़ रहा है या बायर है वो ज़्यादा हावी पड़ रहा है। अगर हम ब्लैक रॉक की बात करें तो ब्लैक रॉक अमेरिकन म्यूचुअल फंड है, अगर उन्होंने सेल किया है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं वो इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे या इन पैसों को डाइवर्ट करेंगे। अगर वो ये पैसे वापस कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है कि वापस इंडिया में इन्वेस्ट करें तो किन स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमें वो प्रोबेबिलिटी भी खोजनी है। और साथ ही साथ जिन्होंने खरीदा है उन्होंने क्या लॉजिक से खरीदा है और क्या उसमें और ज़्यादा आगे हमको तेज़ी देखने मिलेगी, वो भी हमको असेसमेंट करनी है। तो बल्क डील्स का देखने का मतलब यही है कि जो बेच रहा है और जो बाई कर रहा है उसमें से मेजर रीज़न जो है वो क्या है, दोनों के जो थिंकिंग पर्सपेक्टिव्स है वो क्या है, कौन सही कौन गलत हमें ये जज नहीं करना है। हमें सिर्फ अपने मतलब के लिए जो डेटा है वो समझना है कि अगर एक पार्टी सेल कर रही है तो वो क्यों कर रही है और एक पार्टी बाई कर रही है तो क्यों कर रही है। ये दो रीज़न जब हमें समझ में आएंगे तो इसमें से जो अच्छा बैलेंस्ड होगा हम उसके व्यू के साथ जाएंगे। अगर सेल का व्यू अच्छा लगता है तो फिर हम सेल के साथ रहेंगे, हम उसमें बाइंग नहीं करेंगे या हम उसमें शॉर्ट रहेंगे। और अगर हमें बाई का व्यू अच्छा लगता है तो हम उसे बाई करके होल्ड करके चलेंगे। तो यही हमारा जो मतलब है और तरीका है बाज़ार को एसेस करने का, वो हम इन डेटा के थ्रू कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल भी हमारा है, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, अगर उनको लेटेस्ट अपडेट चाहिए मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, उन्हें किन स्टॉक्स में पोजीशन लेनी चाहिए, इंट्राडे में क्या करना चाहिए, मार्केट किस तरफ जा रहा है, अगर वो पूरे लाइव अपडेट चाहिए तो उसके लिए वो
टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही में आज ही हमने हमारा एंड्रॉयड ऐप भी लॉन्च किया है, जिसमें आपको लाइव जो है न्यूज़ देखने के लिए मिलेगी। लाइव टीवी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में आपको जो न्यूज़ फीड है, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो मार्केट में न्यूज़ फ्लोज चल रहे हैं, वो भी आपको अपडेटेड वहाँ पे मिलेंगे। और काफ़ी सारे नए फीचर्स जो हैं वो आने वाले दिनों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो या जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है ऐप को, वो कृपया उस ऐप को डाउनलोड कर ले। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे स्टॉक्स की। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे वो है HCL टेक्नोलॉजीज़ का। तो इसका हाल फिलहाल में जो रिजल्ट आया वो काफ़ी शानदार रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर हम इसका ट्रेंड की बात करें तो अगर डेली चार्ट्स में हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड एक अपसाइड मूवमेंट पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे एक मेजर कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है ऑन द क्लोजिंग बेसिस। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स अच्छा आने के कारण इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया है। इसने जो लो है वो लगभग 380 के आसपास बनाया, तो 380 से इसने काफ़ी जो है वो रिकवरी कर लिया है, 550 के आसपास आ गया है। और हो सकता है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं उसके कारण इसमें हमको और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिले। अगर इमीडिएटली अगर मार्केट ऊपर की तरफ ओपन होता है तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 570 रुपये का। 570 के ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट मेरा रहेगा अराउंड 580, और बहुत छोटा टारगेट है। लेकिन अगर उसके ऊपर भी निकलता है तो मुझे लगता है तब इसके अंदर में हमें बहुत ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मैं कह सकता हूँ 600 तक के लेवल्स भी हमको देखने के लिए मिल सकते हैं ऑन द अप साइड। अगर डाउन साइड की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि इसका शॉर्ट जो है हमें 510 के नीचे नहीं करना चाहिए। जब तक ये 510 के नीचे नहीं जाता है मुझे ऐसा लगता है कि इसमें शॉर्ट पोजीशन हमें नहीं बनानी चाहिए। अगर ये 510 के नीचे जाता है तभी हमें इसमें शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। रादर हमें अगर ये नीचे आता तो एक अच्छे लेवल के लिए, एक अच्छे कंसोलिडेशन के लिए वेट करना चाहिए। और 510 के बाद में या 510 के आसपास किस तरह से मूवमेंट रहता है उस हिसाब से हमें एक पोजिशनल ट्रेड इसमें लेना चाहिए। अगला स्टॉक है TCS का। तो TCS में मैंने मेरा जो चैनल है टेलीग्राम का, उसमें मैंने हाल फिलहाल में कॉल दिया था और 2000 रुपये का इसमें मेरा फर्स्ट टारगेट था, जो कि उस दिन लगभग अचीव हो गया था। और इसमें हमको काफ़ी अच्छा जो बिल्टअप है वो देखने के मिल रहा है। अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो इसमें भी हमें जो है वो राइजिंग ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और काफ़ी अच्छा इसने मोमेंटम बनाया था। और अभी अगर हम देखें तो ये एक छोटे से लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। नीचे में भी इसने अच्छी कंसोलिडेशन की एक लेवल पे, और यहाँ पे भी अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अब हमें इसका मूवमेंट देखना है। अगर अभी हम करंट मूवमेंट की बात करें तो अभी हमें यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल के डेट में ये जिस साइड ब्रेक करेगा ये उसी तरफ मूव करेगा। कल अगर ये नेगेटिव टेरिटरी में जाता है तो मुझे लगता है कि इसमें नेगेटिव मूवमेंट हमको देखने मिलेगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव की तरफ जाता है तो मुझे लगता है पॉजिटिव साइड देखने को मिलेगा। तो ये जिस तरफ कल जाएगा, मुझे लगता है कल ये जिस तरफ ओपन होगा उसी साइड ये चलेगा। तो अगर ये नेगेटिव जाता है तो मुझे लगता है कि इसमें नेगेटिव ट्रेड होगा, और ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ ट्रेड होगा। तो इसमें किस तरह ट्रेड लेना है हमें, किन लेवल्स पे ट्रेड लेना है हमें, कब शॉर्ट करना है, कब लॉन्ग करना है, ये अगर आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको ज़रूर इसमें इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। अगला स्टॉक है अदानी पावर का। तो अदानी पावर में हाल फिलहाल में जो न्यूज़ चल रही है वो है इसके बाईबैक की या इसके डीलिस्टिंग की। तो वेदांता के न्यूज़ आने के बाद में तुरंत गौतम अदानी जी ने इसका बाईबैक का या डीलिस्टिंग का अनाउंसमेंट भी कर दिया है। और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसमें अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है वो गिरती जा रही है। और ऑलरेडी गौतम अदानी जी का या अदानी ग्रुप का मैं कहूँ तो ऑलरेडी 75% वो होल्ड कर रहे हैं। सिर्फ 25% जो है वो बाईबैक उनको करना है डीलिस्टिंग करवाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत आसानी से डीलिस्ट हो सकता है। तो अब इसका जो प्राइस है वो किस तरफ रहेगा, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि वो किस प्राइस पे बाईबैक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी जो बाईबैक है ये काफ़ी अच्छे प्राइसेस में भी हो सकती है, क्योंकि जस्ट 25% ऑफ द स्टेक जो है वो उन्हें बाई करना है। और इसका मोमेंटम भी जो बना हुआ है वो अपसाइड का बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर ऊपर साइड की मोमेंटम आती है तो मुझे लगता है पहला टारगेट 40 रुपये का इमीडिएटली हमको 10% का मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर बाईबैक की खबर आती है तो मुझे लगता है ऐसा कि जब तक प्राइसिंग जो है इसकी क्लैरिटी नहीं मिलेगी प्राइसिंग की हमको, तब तक इसके अंदर में हमको थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हो सकता है हमें डाउन साइड भी देखने को मिले। तो मुझे पहला ऐसा लगता है कि अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में 40 रुपये का टारगेट रहता है। हमें शॉर्ट कब करना है, मुझे लगता है इसमें शॉर्ट जो है वो शॉर्ट आफ्टर 32 रुपीज़ बनेगा। तो 32 रुपये के नीचे जाने के बाद ही इसमें अगर हम शॉर्ट पोजीशन लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज मेरा इसमें व्यू जो है वो लॉन्ग का है। बाकी जो भी डिस्कशन है वो हम हमारे जो टेलीग्राम चैनल है हम उस पर करेंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लें, जो कि प्ले स्टोर पे लिस्टेड है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला स्टॉक है IDBI बैंक। इन्होंने भी हाल फिलहाल में बहुत अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है। लॉस से ये प्रॉफिट में आ चुकी है। इसके अंदर एक रिवाइवल का सीन
ऐसा देखने को बन रहा है। हालांकि हमें पोजीशन कब लेनी है हमें ये बाद में डिसाइड करना है, अभी तो पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसने एक अच्छा बेस फॉर्मेशन किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 20 से जो लगभग इसने बेस फॉर्मेशन किया है 19 से 22 रुपए का, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। अगर ये 22 रुपए के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा और वापस जो ऊपर के लेवल्स हैं 34 तक के, ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। हालांकि इसमें कब एंट्री करनी है कब एग्जिट करनी है ये भी हम चैनल पर डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे लगता है 22 रुपए के बाद में इसमें एक अच्छा मोमेंटम जो है वो बनेगा और कल जब ये खुलेगा तो मुझे लगता है कि इसमें पहले ही ये मुझे लगता है 10% ऊपर ही खुलने वाला है, तो काफ़ी तेज़ी हमको कल के डेट में इसमें देखने के लिए मिल सकती है। और बाकी क्या इसके एंट्री और एग्जिट लेवल रहेंगे वो हम चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं। अगला स्टॉक है आयशर मोटर का। तो आयशर मोटर में अगर हम देखें तो इसने 15,000 से एक ब्रेकआउट दिया है। अगर 15,000 से हम ब्रेकआउट देखें तो 13,000 से 15,000 इसने काफ़ी कंसोलिडेट किया और उसके बाद में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। चूंकि अब ब्रेकआउट हो चुका है और एक अपने रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अभी हमें वेट करना चाहिए अच्छे लेवल्स का कि ये कहाँ पे कंसोलिडेट होता है और इसका प्राइस मूवमेंट जो है कुछ दिन किस तरह रहता है, उसके बाद अगर हम इसे लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं बात करूँ लेवल्स की तो 17,000 के ऊपर ये निकलेगा तब मुझे लगता है कि एक फिर से वापस जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्योंकि अगर इसके हाई की बात करें तो इसका हाई भी है 16,996 रुपये का, जो कि 17,000 के जस्ट एक नीचे का पॉइंट है। तो 17,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये डिसाइसिवली विद वॉल्यूम्स ब्रेकआउट नहीं करता है तो मुझे लगता है इसमें हमें तेज़ी नहीं करनी चाहिए और हमें राइट लेवल ऑफ एंट्री के लिए वेट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर ये वापस नीचे की तरफ आता है तो हमें इसमें लॉन्ग की पोजीशन के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए रादर देन हमें इसे शॉर्ट करने के लिए। क्योंकि जिस भी स्टॉक में जब ट्रेंड बुलिश हो जाता है तो हमें कभी भी उस स्टॉक के अंदर में पोजीशन जो है वो बेरिश नहीं लेनी है। अगर हमारा व्यू बेरिश है तभी हम बेरिश पोजीशन लेंगे, अगर हमारा व्यू बुलिश है तभी हम लॉन्ग पोजीशंस लेंगे। अगर हमारा ट्रेंड के हिसाब अगेंस्ट में हम अगर ट्रेड लेंगे तो हो सकता है कि हमें वहाँ पे नुकसान झेलना पड़े। तो आज के ये सब कुछ स्टॉक्स थे जिनके बारे में मैं डिस्कस किया हूँ। बाकी स्टॉक्स हम टेलीग्राम चैनल है उस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।